हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में आज एक नए प्रकार की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो। और इस वीडियो सीरीज़ में हम एक वीडियो में किसी एक चैप्टर को उठाएंगे, मतलब शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। हर एक प्रश्नावली तो सब करा चुके हैं। एक चैप्टर उठाएंगे जिसमें जितने भी प्रश्नावलियाँ रहेंगी उन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, सभी फार्मूलों को देखेंगे और जो भी नए पैटर्न पर आधारित, ठीक है, यूपी बोर्ड की जो भी नया पैटर्न जारी हुआ है उसके हिसाब से हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक वीडियो में पूरा जो चैप्टर है वो कवर कर लिया जाएगा। आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है उसको, ठीक है, ध्यान में रखिएगा और इसमें याद रखिएगा वो क्वेश्चन ही बताए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है और सभी फार्मूले आपको बता दिए जाएंगे। तो इस वजह से आपको मतलब रिवाइज हो जाएगा। तो एक नई वीडियो सीरीज़ है ये। और अगर अभी तक आपने मैथमेटिक्स में जितना कुछ पढ़ा है उन सब से मतलब बेहतर ये चीज़ आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और क्या रहेगा आज के इस वीडियो में? आज हम इकाई 1 संख्या पद्धति को शुरू करेंगे। देखिए, इकाई 1 जो यूनिट 1 है इसमें आपके संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं ही अकेला एकमात्र चैप्टर है, तो उसी को हम देखेंगे। और यूनिट 1 में जो संख्या पद्धति है उसमें 5 अंक के क्वेश्चन आने तय हैं, मतलब फिक्स करके रखा जाता है। तो ये 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अच्छे से समझेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? आपने शुरुआत में बहुत पहले ही जब पहली बार भाग करना सीखा था तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये आपने पढ़ा था। इसी चीज़ को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है और इसे कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और साथ में कहा जाता है कि जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, बड़ी और बराबर होगी, पर लेस देन b होगी, यानी कि भाजक से छोटी रहेगी। बस यही ये कहना चाहते हैं। अब इस पे आधारित जो प्रश्न है वो आम जिंदगी में आप बहुत से बार लगाए होंगे, भाग को ज्ञात करने के मतलब सारी चीज़ें किए होंगे। लेकिन जो इस चैप्टर में आपके लिए है, मतलब इस प्रश्नावली में अगर आप देखते हैं अपनी बुक उठा करके, उसमें कई अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं, परंतु जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो प्रश्न आ जाता है वो 2 प्रकार के इसमें रहने वाले हैं। सबसे तो पहला तो यही है कि आपको भाज्य, भाजक, भागफल या फिर कोई एक चीज़ नहीं देगा। भाज्य आपको पूछ रहा होगा, भागफल, भाजक और शेषफल दिया होगा। इस पर एक प्रश्न आ सकता है, तो इस पर एक प्रश्न करवा देते हैं। फिर एक प्रश्न आ सकता है, वो होगा इनका मासा ज्ञात करने, 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करने के पर आधारित प्रश्न। तो ये 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं इस पे। बाकी और भी जितने भी प्रकार के प्रश्न आपसे लगवाए गए हैं वो कोई नहीं आने वाले हैं। तो इस पे एक प्रश्न है हमारे पास कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61 से भाग देने पर भागफल 37 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। यानी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61 से भाग देने पर, यानी भाजक हमारा कितना है, 61 है, 61 से भाग देने पर भाजक 61 है, भागफल 37 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। भागफल 37 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। यह प्रश्न आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में आ सकता है या फिर हो सकता है कि आपको 1 नंबर से हल करने के लिए आ जाए। तो किसी भी स्थिति में आ जाए आप कर पाएंगे अच्छे से, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि इसमें आपको सभी चीज़ों को समझना होगा कि जिससे भाग देना है वो भाजक होता है, भागफल शेषफल तो लिखा ही रहता है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। और क्या ज्ञात करना होता है? भाज्य ज्ञात करना है।
इसमें भाज्य ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देंगे, फिलहाल तो इसे मिटा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रख लेना कि ये जो सीक्वेंस मतलब ये जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, भविष्य पर प्रश्नों में कई बार इसको यही देखने को मिला गया है कि डायरेक्ट यही पूछ लेता है, भाई आपसे यही पूछ लेता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है क्या, उसमें इन्हीं को हेरा फेरी कर दिया होता है इधर उधर, तो अच्छे से याद कर लेना ये। दूसरा एक चीज़ ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे 61 से भाग दिया या फिर किसी संख्या को 15 से भाग दे रहे हैं या फिर 4 से भाग दे रहे हैं। प्रश्न ये इस पे आधारित एक प्रश्न ये आ जाएगा कि किसी संख्या को हम 4 से भाग दे रहे हैं तो इसके संभावित शेषफल क्या हो सकते हैं। तो हमेशा शेषफल क्या होते हैं, 0 या 0 से बड़े लेकिन भाजक से छोटे। तो इस 4 को देखते हुए आप कह सकते हैं कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये भी प्रश्न भविष्य प्रश्न में हमको देखने को मिला है, हमने देखा है जब, तो ऐसा भी होता है। तो ये हो जाएगा। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं, तो कहाँ पे हल कर लें, तो ये वाला याद रखिएगा, ये सूत्र याद रखिएगा क्योंकि सूत्र डायरेक्ट पूछता है आपसे और इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है। तो भाजक की जगह आपने 61 रख दिया, गुणित भागफल की जगह पे आपने 37 रख दिया, प्लस शेषफल की जगह पे 15 रख दिया। भाज्य आपको ज्ञात करना है, इन दोनों को गुणा कर दिया तो 61 गुणित 37, ठीक, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 3 एकम 3, 3 छंग 18। ये 7, 5, 8, 4, 12 2 यहाँ से लगे, इसमें 2 हो गया और वो 15 जोड़ देना है। अच्छा, इसमें पहले लिख लेते हैं 22, 57। सो दोस्तों वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, अब देख लीजिएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। तो एक प्रकार के 3 प्रकार के टोटल प्रश्न हो चुके हैं और आपने उनको देख लिया है। अब एक प्रकार का और प्रश्न आएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि ये दिया गया जो मतलब क्यू के किस मान के लिए या फिर किसी भी मान के लिए प्राकृतिक संख्या होने के लिए कब ये सम होंगे या विषम होंगे। क्योंकि किसी भी मान के लिए या फिर प्राकृतिक संख्या के मान के लिए, ऐसे लिख लेते हैं, किसी भी मान के लिए सम की बात भैया, लिए सम संख्या की बात पूछी जाएगी, मतलब बता दीजिए कि कौन सा सम होगा। अब आपके पास देखिए ऑप्शन में रहेगा 2q प्लस 1, q प्लस 1 या फिर q माइनस 1। ऐसी वैरायटी के और भी विकल्प दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बता दो कि कौन सा इसमें सम है। तो सम है या विषम है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसमें आपको लग सकता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि मान आपको 1 रख देने हैं और 2 रख देने हैं, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस पे हर बार सम संख्या मिल जाए वो आपका सम हो जाएगा, जिस पे हर बार विषम मिल जाएगा वो आपका विषम हो जाएगा। बस इतना सा ट्राई करना होता है। जैसे अब यहाँ पे मुझसे जैसे मान लीजिए सम संख्या आपसे पूछा गया है, तो इसमें कौन सा हमेशा सम संख्या रहेगा, तो ये वाला सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि मान अगर आप 1 रखते हैं 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 एकम 2, 2 रखते हैं 2 दूनी 4, 3 रखते हैं 2 3 6, हर बार सम संख्या प्राप्त हो रही है, इसमें आ जाएंगे। ये हमेशा विषम देगा, कारण क्या है, 1 रखेंगे 2 एकम 2 प्लस 1 बराबर 3 मिल जाएगा, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 1 5 मिल जाएगा, और 3 रखेंगे 3 दूनी 6 1 7 मिल जाएगा। तो हर बार विषम संख्या दे रहा है, तो विषम जब पूछा जाए तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। ये दोनों न सम देंगे न ही विषम देंगे, ठीक है, कभी सम देंगे कभी विषम देंगे, तो ये कभी आंसर हो ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये हो जाती है बातें। अब जो पहली प्रश्न वाली आ जाती है उसे होती है, उसी में आपको मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा मासा ज्ञात करने के लिए दे दिया जाता है। अब मासा निकालने के लिए हम एक प्रश्न ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मासा कैसे ज्ञात करना होगा। जैसे मान लीजिए 870 और 600 कितना 225 है। मान लीजिए ये प्रश्न आपको दिया गया है और कहा गया है कि भैया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके मासा ज्ञात कीजिए। बस सबसे यही कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मास प्रयोग करके मासा ज्ञात कीजिए। तब आप कैसे करेंगे इसे, डिटेल्स को थोड़ा सा भरना, क्योंकि 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा, थोड़ा सा डिटेल्स जब तक नहीं दोगे तब तक अच्छी बात लगेगी नहीं। तो अच्छा लगने के लिए थोड़ा डिटेल भरना ज़रूरी है कि आप 225 को कह दो कि भैया ये छोटा है 870 से
और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तब 225 तथा 870 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से 225 से हम भाग कर रहे हैं 870 में। 22 दूनी 44, 22 चौके 88, 4 बार नहीं जा पाएगा ना, 3 बार जाएगा, तो 3 बार जा पा रहा है। 3 पचे 15 हासिल लगे, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, घटा लेते हैं 10 में से 5 ज्ञान 5 बचा है 6 हासिल 16 में से 7 ज्ञान 9 और यहाँ पे 7 में से 6 ज्ञान 1। ठीक है, इतना मिल गया। अब क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, यही लिखा जाएगा कि 870 बराबर 225 गुणते 3 था प्लस 195 था, और यहाँ पे लिखना शेष फल बराबर 195 है, जो कि बराबर नहीं है 0 के, ये लिख देना। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे 195 से भाग शुरू हो जाएगा 225 में, एक बारी जाएगा 195 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 हो गया, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3। ठीक है, इतना ही तो मिलेगा, इतना मिल गया। अब फिर से यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के इसके सामने लिखना। ठीक, 225 बराबर 195 गुणते 1 प्लस 30 लिख दिया आपने। फिर से लिख देना कि भैया शेषफल हमको तो मिल गया था 30, पर ये 0 के बराबर तो नहीं है। ठीक, अब अगेन फिर से शुरू हो जाएगा प्रक्रिया, फिर से क्या शुरू हो जाएगा, फिर भाग देंगे 30 से अब 195 में, तो 30 से भाग करेंगे 195 में, 195 में भाग करते हैं, कई बार जाएगा, छात्रिक 18, 3 6 18, आई थिंक 18, 6 बार जाएगा, 6 0 में 0, छात्रिक 18, यहाँ पे 5 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर से लिख देंगे कि 195 जो था वो किसके बराबर है, 30 गुणते 6 प्लस 15, जो हमारा शेषफल है वो 15 मिल गया है, 0 के बराबर अभी भी नहीं हुआ है। फिर से 15 से भाग कर देंगे 30 के, 15 दूनिया 30, ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे लिखना कि जो 30 है वो 15 गुणते 2 प्लस 0 के बराबर है, अपना शेषफल 0 आ गया है। अतः 15 संख्याओं संख्याओं 870 तथा 225 का मासा है, ऐसा लास्ट में लिख देना। तो ये प्रक्रिया से जब गुजरोगे तो भैया आप कह पाओगे कि आपने बहुत अच्छे से मासा ज्ञात किया है, और यही कर देना, हो जाएगा। ठीक है, अब जो आएगा हिस्सा अगला जो महत्वपूर्ण हो सकता है वो हो सकता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा मासा तथा लासा ज्ञात करना, क्योंकि ये प्रश्न भी आ चुके हैं एग्जाम में। मासा और लासा ज्ञात करने का प्रक्रिया जो है ये वाले तो है अलग, एक अलग से, लेकिन एक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात करना, और वो 1 नंबर के प्रश्नों में आता है। तो देखते हैं, जैसे कि कोई भी एक संख्या ले लेते हैं जिनका मासा और लासा दोनों ज्ञात करना हो, और फिर कुछ बताते हैं। हाँ जी, 140, 120 और 144 मिल गया है। आपसे कहा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 120 व 144 का मासा व लासा ज्ञात कीजिए। दोनों ही चीज़ें आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहा जाएगा। अब कहोगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करेंगे, तो भैया 120 लो, इसका गुणनखंड कर डालो, और इसका गुणनखंड कहीं रफ में नहीं करना है भाई, साथ में बगल ये दिखाना है, ये नहीं कि भाई कहीं पीछे कर लो, चलेगा नहीं काम। 2 से करते हैं, ये मिल गया 60, 2 से करते हैं 30 मिल गया, 2 से करते हैं 15 मिल गया, 3 से काट देते हैं 5 मिल गया, 5 से काट देते हैं 1 मिल गया।
अब इन चीज़ों को लिख लेते हैं। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 हो गया। और 144 की बात आ जाती है। अब 144 को भी यहीं बगल में ही कर लेते हैं। ये 2 से काट देंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 कम 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे खत्म। तो इन सबको लिख लेंगे यहाँ पे। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। अच्छा, यहाँ पे इनको घात के रूप में लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर अपनी जगह बचाई नहीं हमने। खैर काम चला लेते हैं यहाँ पे। ये 2 की घाते 3 गुणते 3 गुणते 5 लिख लिया। 2 की घाते यहाँ पे 4 है, गुणते 3 की घाते 2 है। ओके, अब जब हम इनको मासा निकालने लगेंगे तो याद रखना मासा में क्या किया जाता है। मासा में ये जो भी पद मिल रहे होंगे उनकी छोटी घात लिखनी होती है, और लासा में जो भी पद मिल रहे होते हैं उनकी बड़ी घात लिखनी होती है। जैसे 2 की घाते 3 है, 2 की घाते 4 है, मासा लिखते वक्त हम 2 की घाते 3 लिखेंगे छोटी घात। गुणते 3 की घाते 2 है, 3 की घाते 1 है यहाँ पे, और इनमें हम छोटी घात क्या लिखेंगे 3 की घाते 1, और इन पर गुणा करा लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 गुणते 3, 8 3 24, 8 3 24 अपना मासा हो गया। अब लासा की बात कर लेते हैं। लासा की बात कर लेते हैं। लासा में क्या करना है, बड़ी घात लेनी है। जो मिल रहे हैं उनकी तो बड़ी घात लेनी है, और जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी लिख लेना है। 2 की घाते 4 है, 2 की घाते 3 है, तो इनमें 2 की घाते 4 को लिख लेते हैं। 3 की घाते 2, 3 की घाते 1 में 3 की घाते 2 को लिख लेते हैं, और उधर 5। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हमको 16 मिल गया है। गुणते 3 3 9 मिल रहा है, गुणते 5 मिल रहा है। तो 16 9 144, 144 पंजे कितना होता है, या फिर 16 पंजे 80 कर लो, और 16 पंजे 80 के 0 लिख लें, 8 9 72, 720 मिल जाएगा। ठीक है, इतना पर्याप्त रहेगा। इस प्रकार से लिखना पर्याप्त रहेगा कि अपने लासा निकाल लिया है। लासा और मासा निकाल लिया है, दोनों इस प्रकार से जब लिखेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। और लासा मासा में एक चीज़ और भी आपको ऐड करनी होगी, जो कि छोटे प्रश्नों के रूप में आपको देखने को मिल ही जाता है। क्या है वो है आपका 2 संख्याओं का लासा गुणते मासा वाला जो फॉर्मूला होता है, वो भी आपने फार्मूला बहुत पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, पढ़ा तो है बहुत पहले ही, कि 2 संख्याओं में जब, तो पहली संख्या यहाँ पे लिखते हैं, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर उनका लासा गुणते उनका मासा। तो ये हो जाता है आपका क्या, पूरा फार्मूला। हालांकि 3 अंकों वाला भी है, लेकिन 3 अंकों वाला याद करने की आवश्यकता नहीं है, 2 अंकों वाला याद रखो, बस यही काफ़ी है। ठीक है, अब आपको जैसे कह दिया जाए कि 35 और 45 का मासा 5 है। ठीक है, आपसे कह दिया जाए कि 35 और 45 का मासा 5 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला लिखने के बाद फिर लिखना है लासा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटे मासा, ये लिख देना है। पहली संख्या कौन है, ये अपनी 35 है, 35 गुणते दूसरी संख्या क्या है 45 बटे मासा 5, 5 7 35 7 कट गया, या फिर 5 9 45, कोई जो भी मतलब दोनों ही कटेंगे, जो मन कहे सो काट दो और गुणा करा दो। 7 बचे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 चौक 28, 28 2 30 1 31, ये आपका लासा हो जाएगा। तो आपको ये तरकीब क्यों बताई जा रही है, इतना सब कुछ क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 1 नंबर वाले में आ जाएंगे और कहेंगे कि ऐसा करके बताओ, आपने कोई और तरीका लगा दिया, कहेंगे गलत। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से पूछा जाता है आपको उसी तरीके से उनको बताना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देख लेने हैं, कर लेने हैं, और इसमें और कुछ भी और इस
प्रश्नावली 1.2 जो हमारी दिखाई दे रही है उसमें और भी अब ला समासा से संबंधित और कुछ प्रश्न हमको नहीं लगता है कि और कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि हर प्रकार के प्रश्नों को हमने देख लिया है। अब परमेय और अपरमेय संख्याओं में आ जाते हैं। ठीक है, ओके। परमेय और अपरमेय संख्याओं में क्या आएगा, क्या आ सकता है? एक तो सबका फेवरेट है √2 को अपरमेय संख्या है उसे सिद्ध करना, और उसको जो छुटकारे भाई होते हैं उनको सिद्ध करना, ये होता है। और क्या हो सकता है? बीच की अपरमेय संख्या याद करना। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता, दशमलव प्रसार आ जाता है। ठीक है, तो गिने चुने कुछ 2-4 प्रश्न हैं, उनको देख करके ये मतलब पूरा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर ही। 1 शॉर्ट वीडियो मतलब जो कंप्लीट होना चाहिए वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो कि मुझे बहुत ज़्यादा भयानक लगता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझो भैया, क्या समझ नहीं है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम बता दें कि √3 का है, √5 का है, √7 का है, या फिर √2 का है, जो भी इस कैटेगरी के हैं जिसमें सिंगल पीस दिया गया होता है। ठीक है, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं रहे, तब वो एक इस प्रकार से लगेगा जो भी प्रकार बताने वाले हैं, और जिसके साथ कुछ अटैच हो, प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी चल रहा हो, वो वाला इससे आसान लगता है, मतलब आसानी से कुछ कम लिखना होता है। तो इस प्रकार से इन्हें करना होता है। ठीक, अब कुछ लोगों ने कहा कि सर ये बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई बता दें कि इसे इतना लंबा ही लिखना है। और जब ये प्रश्न आएगा तो 4 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, जो अभी लिखने वाले हैं ये हो गया। और अगर बात की जाए कौन सा परमेय होता है कौन सा अपरमेय होता है, इस प्रश्न को बताने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं वो 2 कैटेगरी मतलब 2 लोगों से मिलकर बनी होती हैं। पहले होती है परमेय, दूसरी होती है अपरमेय। ये दोनों परमेय और अपरमेय संख्याएं जब मिला दी जाती हैं तो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। परमेय संख्या उन्हें कहते हैं जो कि P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे Q ≠ 0 ऐसा होता है। और जो P/Q के रूप में लिखे ही ना जा सकें उनको कहते हैं अपरमेय। परमेय में आपने सामान्य रूप से जितनी संख्याएं पढ़ी सबके सब परमेय ही होती हैं, बटे में हो, दशमलव में हो, सामान्य रूप में हो, सबके सब परमेय होती हैं। अपरमेय संख्याओं में वे संख्याएं आती हैं जो अंडर रूट में होती हैं, वो भी ख़ास तौर से, जैसे √2 हो गए, √3 हो गए, जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, वो संख्याएं अपरमेय होती हैं। इनमें पाई भी शामिल है। हालांकि पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है वो परमेय होती है। पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है वो परमेय होती है। कारण यह है कि पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 जब भी बताया जाता है आपसे ये कहा जाता है कि ये मान एग्जैक्टली नहीं है इतना, यह लगभग में इतना है, ताकि आपको अच्छे से प्रयोग करना सवाल थोड़ी बहुत हल हो जाए। तो इस वजह से पाई का मान 22/7 लिखा तो जाता है, लेकिन साथ में कहा जाता है लगभग, यानी उसके लगभग बराबर है, पूरे बराबर नहीं है। तो इसी चीज़ को मतलब इसी वजह से पाई जो होता है, पाई की जो वो है वो तो ओरिजिनली अपना अपरमेय है ही, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो परमेय होता है। ये बात हो गई। और उसके अलावा और कुछ देखना है कि कुछ अपरमेय संख्याएं होती हैं, पहचानने के लिए आ जाएगा भैया इनमें से कौन सी परमेय है कौन सा अपरमेय है। अगर आपसे ये हो जाए, पूछ लिया जाए, तो जहाँ पे भी आमतौर पे अंडर रूट दिखाई देता रहे सबके सब अपरमेय रहेंगे, लेकिन अंडर रूट गायब ना हो रहा हो तब अपरमेय रहेंगे। मान लीजिए किसी सवाल में अंडर रूट गायब हो जा रहा हो, आप कहें वो फिर भी अपरमेय है, जैसे √2 प्लस में है और -√2 + 3 दिया है, जिसमें ये कट के गायब हो जा रहा है। अब आप कहोगे कि अपरमेय है तो गलत ही हो जाएगा ना। जहाँ पे गायब ना हो पाए, जैसे
2√3 हो या फिर 1/√2 हो, ऐसा कुछ हो तो ये अपरिमेय ही होती हैं। कुछ जुड़ा हुआ हो तब पर भी चलेगा, यानी इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाओ तब पर भी ये अपरिमेय ही रहेंगी। ओके, परिमेय अपरिमेय हो गए। एक और प्रकार की अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिसमें अनावर्तीय शांत दशमलव प्रसार होते हैं। अनावर्तीय शांत दशमलव प्रसार, कोई भी संख्या का कभी भी रिपीट कर रही, कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई था नहीं है, इस प्रकार की संख्याएं अनावर्तीय शांत दशमलव प्रसार जो होती हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए ये हो गया। अब हम इस मुख्य प्रश्न पे आ गए, क्योंकि काफ़ी टाल रहे थे इसे, अब इसे सिद्ध करते ही हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण, और आपको अच्छे से इसको पढ़ना ही पड़ेगा। चलो शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। सबसे पहले तो मौसम बना लिया जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस प्रश्न को अपरिमेय जो सिद्ध करना है, इसमें आपको यहाँ से शुरुआत करना होता है कि माना, मैंने बहुत छोटा लिख दिया साथ, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसे मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, पार्टीशन उस तरह चलेंगे, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं इसमें। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है। अन्य अतिरिक्त कोई अन्य कोई एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ, सॉरी यहाँ पे चीज छूट गया, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब √2 को लिख दिया जाएगा P/Q के बराबर, और अगर इसका इधर गुणा करा देंगे तो P बराबर हो जाएगा √2Q, और अगर दोनों पक्षों का वर्ग करा देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप सोचेंगे ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, तो ये तरकीब है भैया, इसी तरीके से इसको कर सकते हैं, और कोई यहाँ पे आपको पास रास्ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको P² मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा 2Q², इतनी चीज़ें मिल गई। अब यहाँ पे एक चीज़ बन के आती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बनती है जो आपको थोड़ा सा समझनी होगी। क्या समझनी होगी कि जैसे 3×15 होता है, ठीक, 3×15 होता है, तो 3 और 5 का गुणा करके 15 प्राप्त हुआ है, इसका मतलब 3 15 को विभाजित कर देगा। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि Q² और 2 का गुणा करने पे P² प्राप्त हो रहा है, यानी 2 P² को विभाजित कर देगा। आपको समझना ही होगा कि इन दोनों को गुणा करने पे 15 मिल रहा है, तो वही इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, उसके बराबर P² है, यानी 2 P² को विभाजित कर देगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे लिखते हैं 2 P² को विभाजित करता है, P² को विभाजित करता है। ठीक है, इसके बाद ये एक चीज़ और लिखा जाएगा, 2P को भी विभाजित करता है, विभाजित करता
है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 होता, हमने क्या कर दिया, जैसे किसी का वर्ग, कोई संख्या का वर्ग ले लेते हैं, 17 का नहीं, 17 तो कुछ खतरनाक हो जाएगा, ऐसा करते हैं 6 का वर्ग 36 ले लेते हैं। 36 जो होता है आप कह सकते हैं कि 3 से कट जाता है, सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं लिखना चाहिए, 36 3 से कट जाता है, ये आपको पता चल गया, ठीक है, कट जाता है क्योंकि 3 से आप भाग करेंगे, 12 3 36 हो जाता है। 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा, तो 3 से ये कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कटेगा। तो ये एक प्रकार का प्रमेय है, एक प्रकार का नियम है, ठीक है, एक प्रकार का प्रमेय है, और इस प्रमेय का ही प्रयोग करके यहाँ पे ये कहा गया है। और इसके साथ में लिखना पड़ेगा आपको, प्रमेय से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमेय 1 से लिख देना यहाँ पे, क्योंकि इससे ये खुद एक प्रमेय है, जो सिद्ध किया जा रहा है ये खुद एक प्रमेय है, और इसके पहले एक प्रमेय है, प्रमेय 1, उससे ये सिद्ध होता है, जो कि हमने आपको यहाँ पे समझाया कि 36 6 का वर्ग है, तो 3 अगर 36 को काट सकता है तो 3 6 को भी काट सकता है। तो ये एक प्रमेय है जो कि प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो आपने समझ लिया कि अगर 2p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करता है, ये एक प्रमेय से हो चुका है। अगर 2p से p को विभाजित करता है तो यार एक चीज़ ऐसा हो सकता है कि p बराबर हो जाएगा 2m। m क्या है? m एक पूर्णांक है, ठीक, जहाँ m पूर्णांक है। अब अचानक से m कहाँ से आ गया? भाई बात यह है कि 2p को काट सकता है, जैसे आपने देखा कि 36 3 से कट जाएगा, अगर हम यहाँ पे बराबर लगाना चाहेंगे तो 12 3 36 करेंगे तब होगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है, वो भी 3 से कट जाएगा, लेकिन अगर बराबर का चिन्ह लगाना है तो 3 2 नहीं है, यहाँ पे 2 लिखना होगा। तो ये जो 2 है, इसी फिलिंग को भरने के लिए वहाँ पे m लगाया गया है। मतलब कि अगर 3 6 को काट लेता है तो कुछ पहाड़ा तो पढ़ना होगा ना, कितनी बार जा रहा है, तो वही कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है, वही m आ गया वहाँ पे भरने के लिए, ताकि बराबर का चिन्ह अच्छे से लगाया जा सके, नहीं तो हम लगा ही कहाँ पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में p बराबर 2m रखने पर, ये समीकरण 1 बनाया था हमने, यहाँ पे p की जगह पे 2m रख दीजिए, तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे p स्क्वायर हो रहा है, बराबर 2q स्क्वायर, बराबर 2q स्क्वायर। यहाँ पे वर्क करेंगे 4m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2q स्क्वायर हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 2, और अगर हम यहाँ पे अच्छे से देखें तो q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पे 2m स्क्वायर जो हो रहा है, इससे हमें एक चीज़ ये समझ में आती है, कि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, और से एक चीज़ और समझ में आती है कि 2q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करता है, q को भी यहाँ पे लिख देना चाहिए था, करता है। और कारण क्या है? वही अपने प्रमेय से, एक प्रमेय हमारे पास था, समझ में आ रही बात, वही वाला पुराना सा फिर से काम। अब हम यहाँ पे ये देख पाते हैं कि 2 जो था वो p को भी विभाजित कर रहा है, और 2 q को भी विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे हमने लिख लिया है कि 2 और p और q जो है सहभाज्य पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका एक अतिरिक्त गुणनखंड 2 आपको मिल पा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो चीज़ आती है वो हमको नकल करके लिखनी होगी, क्योंकि वो लिख पाना थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगता है, ठीक। अतः p और q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या फिर मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ, वही आपको लिखना होगा। अतः p और q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि
√2 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट हमने पढ़ के सुना है, ये आपको लास्ट में लिखना होता है शब्द, मतलब जैसा हमने बोला शब्दशः, ठीक है, शब्द दर शब्द आपको ऐसे लिखना ही होता है। तो ये आप पूरा कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने वाला काम, जो कि 4 नंबर का प्रश्न के रूप में ही आ सकता है, क्योंकि छोटे प्रश्न के रूप में आता अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि लंबा लिखना है यार। वैसे कभी कभी मूड घूम के आता 2 नंबर का भी ये दे सकते हैं, पर 1 नंबर में तो कभी नहीं आएगा ये, ठीक है। तो ये हो गई बात है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमने 2 लिखा था, अगर आप 2 की जगह पे 3 रख देंगे तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, वो सिद्ध हो गया। 4 रख देंगे, 4 तो आएगा नहीं, 5 रखने के आ जाएगा तो 5 रख देंगे। इसे पूरे शब्दों का प्रयोग सेम टू सेम करना है, कोई भी चेंज नहीं है। जहाँ जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे आप अक्षरों को बदल दीजिए, आपको नए प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ें हो गई ख़त्म। अभी इसका एक रिश्तेदार बाकी है, जिसमें दिखाइए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कहेगा कि 3 √2 को एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आप संख्या है, इस बात को सिद्ध कीजिए। मतलब ये उसका रिश्तेदार है, पर थोड़े छोटे कद का है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस ही अपनानी है कि माना P और माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q सहाभाज्य हैं और B जो Q है डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए लिखते हैं, माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे लिख लेते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P तथा Q सह-अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। और उसके बाद 3 √2 बराबर कर देना है P/Q। फिर उसके बाद यहाँ पे √2 को छोड़ करके बाकी जितने भी वैरायटी है सब नीचे उधर भेज देना है, सब उधर चला जाए। तो √2 बराबर हो जाएगा P/3Q। इतना कह देने के बाद फिर से स्टेटमेंट स्टार्ट, बस इतना कह देने के बाद स्टेटमेंट स्टार्ट। चूँकि P, Q तथा 3 पूर्णांक हैं, तब P/3Q जो मिला है परिमेय होगा, तब P परिमेय संख्या है, संख्या है। अतः √2 जो इसके बराबर दिखाई दे रहा है, अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर जो भी होगा वो भी परिमेय होना चाहिए। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या है, पर जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ओके, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 √2 एक
अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया बात। बस इसमें इतना ही करना होता है, थोड़ा बहुत जो काम करना होता है इसमें होता है, बाकी सेम टू सेम छापना होता है, कुछ नहीं करना होता है इसमें। ओके, तो चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कोई संदेह इसमें? हाँ, डर तो लगता है भाई, समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है शुरू में, क्योंकि इसमें कोई जोड़ घटाना है, गुणा भाग तो करना नहीं है, बस यही है, छापते जाना है। इसमें और कुछ कर नहीं सकते, जो भी समझाना था हमने थोड़ा बहुत समझा दिया। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, पर ठीक है, चलते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अब जो वैरायटी आ जाती है वो हो जाती है परिमेय संख्याओं को निरूपित करने के संदर्भ में। अब जानते हैं कि जितने भी दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होते हैं, परिमेय संख्याओं के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार होते हैं, वो उनका हर जो होता है हर जो होता है, मतलब पहले तो शांत दशमलव प्रसार समझ लो। शांत दशमलव प्रसार वो दशमलव प्रसार होता है जिसमें हम भाग देने के बाद ख़त्म हो जाता है काम। यानी अगर आप 10 से भाग कर देते हो 16 को, तो 1.6 में ख़त्म हो जाएगी काम। ये बात समझ में आ रही ना? ये शांत दशमलव प्रसार है, यानी आगे जाएगा नहीं। तो ये जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं, आपसे पहले तो एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ये शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं है। ठीक, इनमें से 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कौन सा शांत दशमलव प्रसार है। तो उसमें बस यही आपको देखना होगा कि जो नीचे जैसे 13/25 है, ये शांत है, और 15 मान लेते हैं 16 मिल जाता है, तो ये भी शांत है। तो जितने भी ऐसे चीज़ें होती हैं जिनका हर 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ ना दिखाई दे, वो सभी शांत होते हैं। और जिनमें कुछ भी और एक्स्ट्रा एंटिटी मिल जाती है, कोई भी एक वैरायटी मिल जाती है, इसमें 3 मिल गया, 5 के अलावा 7 मिल गया और 9 मिल गया, ऐसा कुछ मिल जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, 13, 11 ऐसा कुछ मिल जाए तो आपको अशांत हो जाता है, तो शांत नहीं रह पाता। तो वो आपको पहचानने के लिए कह दिया जाता है। पहले तो ये काम हो गया, ठीक है। फिर दूसरा काम हो जाता है कि एक परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए जो कि शांत है। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए कह दिया जाता है। चलो दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं एक संख्या का। और जैसे 13/125 है, ओके, इसी को पकड़ लेते हैं। 2 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न, ये कितने अंकों के बाद शांत हो जाएगा, उसको कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए हम 125 का गुणनखंड करेंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे, खत्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 है, नीचे हो गया 5 की घाते 3। अब ये 3 देखते हुए हम कहेंगे कि ये 3 अतः या चूँकि, ठीक है, पहले तो ये शांत है, यहाँ पे ये 3 घात देखते हुए कहेंगे ये 3 अंक पे 3 अंकों के बाद शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। ये घात 3 देखने की वजह से। ऐसे ही 2 की घात अगर हो जाए तब पर भी वही, जो भी बड़ी घात, देखिए इसमें 5 और 2 भी हो सकता है। इन दोनों की घात में जो भी बड़ी घात दिखाई देगी, हम कहेंगे उतने अंकों के बाद ये शांत हो जाएगा, ठीक। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है। उसके बाद अगर लंबा सा हल करना हुआ तो कैसे करना है? ऐसे करना है कि अच्छा, ये गुणनखंड जो किया था वो साथ में दिखाना है। अब इसमें अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। 2 की घाते, जैसे 5 है तो 2 से गुणा करेंगे, 2 है तो 5 से गुणा करेंगे। 5 की घाते 3 है तो हम यहाँ पे 2 की घाते 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 की घाते 3, और ऊपर हो जाएगा 13 गुणते 2 की घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 8 3 24 हो जाएगा, 8 एकम 8 2 10 हो जाएगा। नीचे ये चाहे तो घाते 3 लगा करके विस्तार करके मतलब 1000 लिख दो, या फिर इतना ही रहने दो। अब ये चूँकि आप जानते ही हो कि यहाँ पे घाते 3 का मतलब 1000 हो गया, 3 अंक पे 3 0 हो गया, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो आप कह दोगे 0.104। ये हो गया इसका शांत दशमलव प्रसार। तो इस एक प्रश्न को देखते हुए हमने 2 प्रकार के प्रश्न निपटाए कि आपसे पूछा जाएगा कितने अंकों पे शांत होगा, देख के बता देना, वहीं देखकर बता देना, बस ये घाते 3 देख करके बता देना है।
फिर शांत करने के लिए कहा जाएगा तो शांत करने के लिए ये कर देना, थोड़ा सा बात बढ़ा देना, और इसके बाद ही ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें और कोई प्रश्न बचा है? ओके, बस हो गया। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको करने के लिए मिल जाएंगी, थोड़ा ट्राई कर लेना क्या करना है, कैसे करना है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने आपको समझा दिए, जितने भी वैरायटी के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं वो बता दिए थे, जो भी एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलते हैं वो वाला इस किताब में ही छोड़ दिया है, उसको बताया नहीं है। तो आपका बस इतने से जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में अगला चैप्टर आएगा। और हाँ, वीडियो में 100 लाइक हो जाने चाहिए।